हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 21 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर जो है आपके आने वाले एग्जाम में जैसे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप बी और अन्य एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने सिक्योरिटीज ने भागीदारी के लिए ब्रोकरेज ए सर्विस लॉन्च किया है? याद रखेंगे तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विस्तार से, तो देखिए HDFC सिक्योरिटीज ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी HDFC SKY को संस्थानों और फिनटेक कंपनियों के साथ एकीकृत करने के लिए ब्रोकरेज एज ए सर्विस यानी BaaS की शुरुआत की है, जो BaaS में मोबाइल ऐप्स और वेबसाइटों में ट्रेडिंग कार्यक्षमताओं को निर्बाध रूप से एम्बेड करने के लिए SDK और ओपन API एकीकरण विकल्प शामिल है। देखिए, सेवा में लचीले राजस्व मॉडल हैं, जिनमें राजस्व साझाकरण, प्लेटफॉर्म उपयोग शुल्क, हाइब्रिड विकल्प आदि भी शामिल हैं। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। NPCI ने सुरक्षित प्रत्यायोजित भुगतान के लिए क्या लॉन्च किया है? ये UPI सर्कल लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो देखिए NPCI की नई UPI सर्कल सुविधा प्राथमिकता UPI उपयोगकर्ताओं को जो है विश्वसनीयता, माध्यमिक उपयोगकर्ताओं को भुगतान जिम्मेदारियां सौंपने की अनुमति देती है और जो है पूर्ण प्रत्यायोजन द्वितीयक उपयोगकर्ता को निर्धारित सीमा के भीतर लेन देन जो है उसको पूरी करने की अनुमति देती है, जबकि आंशिक प्रत्यायोजन के लिए प्रत्येक लेन देन के लिए प्राथमिक उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। देखिए, इस सुविधा का उद्देश्य जो है सुरक्षा बढ़ाना और आश्रितों के लिए भुगतान का प्रबंधन करना और सूक्ष्म समुदायों का समर्थन करना है। याद रखेंगे ये। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं? तो ये राष्ट्रपति जी ने किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं विस्तार से, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 2047 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खनिज उत्पादों में आत्मनिर्भरता को आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए 22 विजेताओं को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। देखिए, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है खान मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य जो है भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को योगदान के लिए व्यक्ति और टीमों को सम्मानित करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, करुणानिधि की जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है? ये राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी ने यम करुणानिधि की जन्म शती के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। मुथुवेल करुणानिधि एक लेखक, राजनीतिज्ञ और द्रविड़ मुन्नेम कड़गम यानी DMK के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने 5 से अधिक कार्यकाल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ये याद रखेंगे। देखिए, सिक्के के पिछले हिस्से पर करुणानिधि का चित्र और तमिल नारा तमिल वेल्लम के साथ कालिंगार करुणानिधि की जन्म शताब्दी लिखी हुई है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विस्तार से, तो हाल ही में कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के घटने के बाद जो उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टरों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की है। देखिए, टास्क फोर्स को जो है 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट देने के काम सौंपा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 19 अगस्त को किस देश के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेजेन ने 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंची हैं? तो ये मॉरिशस की प्रधानमंत्री पहुंची हैं, उपराष्ट्रपति पहुंची हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह यात्रा जो है
समय परिच्छेदित और स्थायी भारत मॉरिशस संबंधों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 20 से 22 अगस्त तक 19वां जो है CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे, भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में और 20 से 22 अगस्त तक किया जाएगा। देखिए, उल्लेखनीय है कि CII की भारत अफ्रीका का बिजनेस कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण का उद्देश्य जो है अफ्रीका के विकास के लिए एक मध्यम रूप में कार्य करना तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण में जो है भारत अफ्रीका की साझेदारी की भूमिका को उजागर करना होगा। बात करते हैं इसके अलावा देखिए, लाइबेरिया के उपाध्यक्ष जेरेमिया कप्पन-कोंग भी 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पद छोड़ दिया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 14 अगस्त को घोषणा की थी कि वह अगले महीने पद से हट जाएंगे और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LIP के नए प्रमुखों के चुनाव के लिए मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। किशिदा के लिए कहना बहुत मुश्किल है। उनकी सरकार घोटालों से घिरी हुई है और उनकी 20% शेयर जो है बाजार रेटिंग जनता के विश्वास में गिरावट का संकेत देती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौन शक्तिशाली तूफान एम्पिल की चपेट में आ गया है? तो ये जापान आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए, श्रेणी 4 का तूफान के बराबर टाइफून एम्पिल 212 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली हवाओं के साथ जापान की ओर बढ़ रहा है, जिससे टोक्यो के पास लगभग 40,04,000 लोगों के निकासी की सलाह दी गई है। गर्म जल के कारण तीव्र हुए तूफान के कारण जो है विद्युत आपूर्ति बाधित होती है और उड़ानों को रद्द करने और ट्रेनों को निलंबित करने सहित यात्रा में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है। बाद में तूफान अलास्का की ओर मुड़ जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चीन ने 5 जगहों पर कितने नए परमाणु रिएक्टरों के लिए $31 अरब की मंजूरी दी है? तो 11 नए परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 5 जगहों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कुल निवेश लगभग 220 पाउंड यानी 31 बिलियन का है डॉलर का है। यह दस्तावेज का रिकॉर्ड संख्या है, क्योंकि सरकार कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर अपने उद्यम को बढ़ावा दे रही है। देखिए, स्टेट काउंसिल की मंजूरी में सांदोंग, गुआंगडोंग, झोबामा और गुआंगक्सी में रिएक्टर शामिल हैं। इसके निर्माण में लगभग 5 साल लगने की उम्मीद है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, BPCL ने किस बंदरगाह को भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण यानी HFSD बंकर लॉन्च किया है? तो ये मुंबई बंदरगाह पे किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, BPCL ने मुंबई बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्र हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर पेश किया है, जो कि हरित समुद्री ईंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, यह जो है जैव ईंधन मिश्रण वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्य के अनुरूप पारंपरिक समुद्री ईंधन के लिए एक स्वच्छ जैव निम्नीकरण विकल्प प्रदान करके पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य को मिले 5.21 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो देखिए, सरकार को राजस्थान का उत्थान करने वाले निवेशक सम्मेलन 2024 की तारीखों की घोषणा जो है 2 सप्ताह के भीतर 5.21 लाख करोड़ रुपए लगभग $62 अरब से अधिक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो ये है आधिकारिक बयान निवेश संवर्धन ब्यूरो ने का ये प्रस्ताव देश और विदेश के बिजनेस जगत की प्रमुख बड़ी कंपनियों से प्राप्त हुए हैं और BIP या जांच समिति का भंडार विभाग है। इन इंडस्ट्री से निलंबित 1.55 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार
मिलने का अनुमान है। और दावे के मुताबिक जो है राज्य सरकार को 5.21 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जो है राजस्थान की मौजूदा अर्थव्यवस्था में 33% से भी ज़्यादा है। याद रखेंगे कितनी फीसदी? 33%। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने अपनी उन्नत रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया है? तो ये मलेशिया के साथ लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, भारत और मलेशिया ने श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा युवा एवं खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, दोनों देशों ने शासन सुधार और लोक प्रशासन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल की स्तर पर वार्ता के दौरान इन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी 10 साल पूरा होने वाले हैं और जो है पिछले 2 वर्षों में उनके साझेदारी में नई गति और ऊर्जा आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिनटेक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम जैसे नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भविष्य को नेस्डा 2021 में कौन सी बेस्ट रैंक मिली? तो 3rd बेस्ट रैंक मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। देखिए, भविष्य क्या है? पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण और जीवन यापन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए इसे 1/1/2017 से सभी केंद्रीय नागरिक मंत्रालयों और विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। भविष्य में NESD राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इस प्रणाली में CCS पेंशन नियम 2021 के सभी नियमों को शामिल करती एक सामान्य कार्यप्रणाली निर्धारित की है। जानते हैं एक और करंट अफेयर्स, विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण उपकरण नियम 2019। देखिए, आर्थिक मामलों के विभाग ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन किया है। और जो है संशोधन का उद्देश्य जो है व्यापार में अधिक आसानी से सीमा पर शेयर स्वैप को सरल बनाना है। और संशोधनों में विदेशी कंपनी इक्विटी उपकरणों के बदले भारत कंपनी इक्विटी उपकरणों को जारी करने या स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। चलिए जानते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त को नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा की है। भारत और यूरोपीय संघ 21 अगस्त से 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत EU ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेंगे। देखिए, लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपान कोंगो 19वें CII भारत अफ्रीकी सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली ये भी पहुंचे हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक DG यानी राकेश पाल का निधन हो गया। बता दें, राकेश पाल पिछले वर्ष 19 जुलाई को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। देखिए, पंकज अडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। देखिए, पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदराजन पद्मनाभम का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। और बात करते हैं और करंट अफेयर्स। तो देखिए, थाईलैंड के राजा महा वाजीरालोंगकोर्न ने पेंटागात्र सिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।